हेलो माय डियर न्यू गुरुकुलियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आपकी प्रिपरेशंस को और बेटर करने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब तक हमने देखा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके साथ साथ हमने कूलम्स लॉ, गॉस लॉ देखा और हमने देखा कि मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है ना। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, गॉस लॉ, इन सारी चीजों को मैं किस तरह से कल्मिनेट कर सकता हूँ, किस तरह से उसका यूज कर सकता हूँ, आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मेरा टॉपिक आता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके बारे में जानने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जान लेते हैं, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है। मेरे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो होते हैं जो कि सेम पोटेंशियल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनके थ्रू आउट सेम पोटेंशियल निकल के आता है। अगर वो लाइन में है तो उनकी लाइन अक्रॉस वायर जो है वो सेम पोटेंशियल होगा। अगर मेरी कोई शीट है तो उस पे हर जगह पे सेम पोटेंशियल होगा। और अगर मेरा कोई स्फीयर है तो उसके अंदर भी मेरा हर पॉइंट के ऊपर इक्वल पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दैट्स माय इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब मेरा निकल के आता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज आप जैसे कि यहां पर देखने लग रही होंगी, मैंने मेंशन कर रखी हैं। प्लीज इसको देखते रहिएगा, जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने लग रहा हूं इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इतना ही ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए और इतना ही ध्यान यहां पर होना चाहिए। अब इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, ये दो स्लाइड्स में आपको इंटरचेंजेबली दिखाने लग रहा हूं। पहली स्लाइड में मैंने पॉइंट वाइज आपको मेंशन कर रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको विजुअली बता रखा है। अब इसको ये देखिए, पहला मेरा पॉइंट निकल के आता है, मेरे जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो होता है कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, देयर इज नो फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। जो भी मेरी फील्ड एग्जिस्ट करती है वो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर एग्जिस्ट करती है। इसकी यूटिलाइजेशन मेरी लास्ट पॉइंट में निकल के आएगी, उसको देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा निकल के आता है कि अगर मेरी इनसाइड फील्ड नहीं है तो मेरी आउटसाइड की जो फील्ड होगी वो कैसी होगी। वो मेरी फील्ड जो है वो हमेशा मेरे कंडक्टर के नॉर्मल टू द सरफेस होगी। ठीक है, अगर उसके जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि किसी एंगल के ऊपर निकल के आएगी, इट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, या फिर जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीज याद रखिएगा। और गाइस कहने लग रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे फीमेल स्टूडेंट्स, आपको भी मैं उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, सो टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये तो एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन थी हमारे बीच में, है ना न्यू गुरुकुलियंस, क्या हम नहीं? ठीक है, अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है कि इंटरनली मेरे कंडक्टर की कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज जो है वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करने लग रहा है। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है वो है कि मेरी एक्सटर्नल जो फील्ड है उसकी अमाउंट कांस्टेंट होती है। वो कैसे गिवन होती है? इज इक्वल टू VDR। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब मेरा निकल के आता है कि जो मेरी फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो मेरी निकल के आती है सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू n कैप। n कैप मेरी डायरेक्शनल वेक्टर है, दैट्स इट। सिग्मा मेरा क्या है? Q बाई A, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। वो वीडियो अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को नहीं देखा है, इस चैनल के ऊपर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज देखिएगा उस वीडियो को। अब लास्ट पॉइंट मेरा आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेरा जो कंडक्टर्स है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हाँ, मैंने भी आपको क्या बताया कि इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेकंड मैंने बताया कि उसके इनसाइड में कोई फील्ड नहीं होती, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो इनसाइड में पेनिट्रेट नहीं करती। इसका फायदा हम कुछ एक डिवाइसेस के अंदर उठाते हैं। इसका खासतौर पर कैपेसिटर्स में तो हम इसको यूज करते ही हैं, इसके साथ साथ वेन डी ग्राफ जनरेटर और ऐसे डिवाइसेस के अंदर जो है हम आपका इस चीज। अब ये तो थे मेरे कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अब हम जानते हैं कि
कंडक्टर्स के साथ साथ किस चीज को मैं कंबाइन करके मेरा कैपेसिटेंस बनाता हूँ। कैपेसिटेंस बनाने के लिए मुझे एक मीडियम चाहिए होता है जो कि मेरे दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करे, जहां पर मैं चार्ज स्टोर कर सकूं, जहां पर मैं एनर्जी को स्टोर कर सकूं। मेरे दोनों, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की बात करूं तो वहां पर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स होते हैं, है ना, पर उनके बीच वहां पर मेरे चार्जेस स्टोर होते हैं, पर जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो मेरे बीच में जो मेरा मीडियम होता है वहां पर स्टोर होती है, और इस मीडियम को मैं कहता हूं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, हम चूज करने को कुछ भी मीडियम चूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा उसकी जो कंडक्टिविटी कम होगी उतना ज्यादा वो वहां पर इजिली चार्ज को स्टोर कर सकेगा। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेरे दोनों प्लेट्स जो है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा, चार्ज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है ना। अब जनरली हम एयर को ले सकते हैं और दूसरे ऑयल्स एंड दूसरे मीडियम्स को हम लेते हैं, कभी कभार हम कुछ सॉलिड्स को, कुछ इंसुलेटर्स को यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो जनरली उनके जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उनके चार्जेस जो होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे ही जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है फील्ड लगाई, मेरे जो चार्जेस हैं वो अलाइन कर गए। इस तरह से इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर ही मैं चार्ज स्टोर कर पाता हूं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही साथ ये चार्जेस अलाइन होके और वहां पर मेरी फील्ड को उसको जनरेट करने में और उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि मेरी ये फील्ड की जो अमाउंट है ये कितनी निकल के आती है। वो मेरी निकल के आती है P, सिंपल सा फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ये गिवन है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट XE इंटू E। एप्सिलॉन नॉट मेरी क्या होती है, एयर की परमिटिविटी या फिर मीडियम की परमिटिविटी, XE मेरी जो है कंडक्टिविटी है, और E मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। आप कहेंगे सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ, जस्ट लाइक एनी स्ट्रेंथ, ये हमें बताता है कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कितना मजबूत है, कितना चार्ज मैं वहां पर लगा सकता हूं कि उस अमाउंट के बाद जो है कितना चार्ज मैं लगा सकता हूं जिस अमाउंट तक जो है मेरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वो होता है जहां पर मेरा डाइलेक्ट्रिक में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और वो शॉर्ट सर्किट बना देता है, ठीक है ना। तो वहां पर मेरी वैल्यूज जो है वो, मेरी जो कैपेसिटेंस है वो खत्म हो जाती है, मेरी जो भी अमाउंट जो स्टोर होती है एनर्जी वो खत्म हो जाती है। सो इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। इसी कारण से हम जो है सिर्फ एयर का यूज नहीं करते, हम दूसरे तरह के लिक्विड मीडियम्स का यूज करते हैं। आपने अगर कभी कोई कैपेसिटर देखे होंगे, अगर आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के देखेंगे तो उनके अंदर सॉलिड फिल होता है, और अगर आप लार्जर डिवाइसेस देखेंगे तो उनके अंदर लिक्विड फील्ड कंडक्टर्स होते हैं, लिक्विड फील्ड कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज वर माय डाइलेक्ट्रिक्स। सो डाइलेक्ट्रिक्स जो मेरे हैं वो मैं इस्तेमाल करता हूँ कैपेसिटर्स में, है ना। कैपेसिटर्स में इस्तेमाल करता हूँ उनकी कैपेसिटेंस बनाने के लिए, उनके अंदर कैपेसिटेंस जनरेट करने के लिए। अब कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स मेरा कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है जहां पर मैं दो कंडक्टर्स के बीच में एनर्जी स्टोर करने लग रहा हूं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। अब बात ये आती है कि मैं जो मेरी चार्ज जो यहाँ पर स्टोर होने लग रहा है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होके आती है। अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लूं तो वहां पर आप देखेंगे कि मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4πε0r के इक्वल, है ना। अगर मैं कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूं तो वहां पर मेरी वैल्यू क्या निकल के आती है, C की, C इज इक्वल टू Q/V, है ना। सो दोनों उसमें आप ये लग रहे हैं कि मेरी जो चार्ज जो स्टोर होने लग रहा है उसकी वैल्यू किसी भी तरह से और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करने लग रही, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है और मेरी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनका साइज क्या है, ठीक है ना। सो इन दोनों के ऊपर मेरी डिपेंड करने लग रही है कैपेसिटेंस।
अब मैंने कहा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये मेरी वैल्यू निकल के आने लग रही है ना। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी को एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, मेरी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। A क्या हो गया मेरा, A है मेरा सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर्स, D है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे। मेरी कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। और तीसरी चीज पे डिपेंडेंट है डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी मेरी कैपेसिटेंस कम होगी। सो दिस इज माय कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, हम यूनिट यूज करते हैं फराड, ठीक है। अब 1 फराड जनरली हम उसको कहते हैं जब मेरा 1 कूलम का जो मेरा चार्ज है उसको मैं 1 वोल्ट के उस अमाउंट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करूं, ठीक है। सो 1 फराड इज 1, आप जानते हैं कि 1 कूलम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। सो 1 फराड इज वेरी लार्ज वैल्यू, इसलिए हम मिली फराड, माइक्रो फराड इस तरह के चार्जेस यूज करते हैं। अगर आप अर्थ की भी कैपेसिटेंस दिखेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 711 माइक्रो फराड निकल के आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो यूनिट होती है फराड तो है ही, उसके साथ साथ मैं कहता हूं कूलम वोल्ट इनवर्स, ठीक है ना। सो दीज आर माई यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया। अब अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक में चेंज कर रहा हूं तो उससे मेरे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या चेंज आएगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं अलग कैपेसिटेंस यूज कर रहा हूं या फिर अलग डाइलेक्ट्रिक्स यूज कर रहा हूं, सो मेरी कैपेसिटेंस जो है वो E बाय एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से चेंज होती है ना। E मेरा नए मीडियम की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट मेरी, हम जनरली एयर कहते हैं, उसकी परमिटिविटी है। तो उसके हिसाब से जो मेरी चेंजेस आने लग रहे हैं मैं उसकी बात करता हूं, है ना। सो दिस इज माय डिफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब मेरा निकल के आता है कि मैं कैपेसिटर्स को किस तरह से अरेंज कर सकता हूं, है ना। मैं एक से ज्यादा कैपेसिटर्स इंस्टॉल कर सकता हूं ना, यूज कर सकता हूं। तो उनको मैं कैसे यूज करूंगा, या तो मैं सीरीज में यूज करूंगा या मैं पैरेलल में यूज करूंगा। सीरीज में यूज करूंगा तो उनकी क्या होगा, वोल्टेजेस जो है वो कंबाइन होगी ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि वहां पर वोल्टेज स्टोर होने लग रही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मेरी क्या निकल के आ रहा है, मेरा इक्वेशन निकल के आने लग रही है टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, है ना। ये गिवन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं सीरीज में यूज करूंगा तो इसका रिवर्स हो जाता है, वहां पर मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ कैपेसिटेंसेस को, वो चीज भी आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। अब नेक्स्ट बात आती है कि मेरी एनर्जी कितनी स्टोर होने लग रही है, वो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। एनर्जी स्टोर क्या होने लग रही है, एनर्जी स्टोर मेरी ये होने लग रही है ना कि मैं दोनों मेरी प्लेट्स के बीच में मैं एक चार्ज को कितनी अमाउंट से उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने लग रहा हूं, यानी कि उसके ऊपर कितना वर्क करने लग रहा हूं, वही मेरी एनर्जी स्टोर होने लग रही है ना। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर लास्ट वीडियो का अगेन लिंक आई बटन में आपको दिखाई देने लग रहा होगा, आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरी वर्क डन है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आने लग रहे हैं। और उसकी वैल्यू अगर आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैं एक DQ चार्ज को एक 0 से Q अमाउंट पे इंक्रीज करने लग रहा हूं उसका चार्ज, तो मेरी वैल्यू निकल के आने लग रही है फाइनली 1/2 CV², ठीक है। ये मेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। या फिर मैं इसको दूसरी तरह से क्या लिख सकता हूं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। सो नेक्स्ट में देखूंगा मेरी क्या आ गई, मेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर आ गई। अब मैं एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहता हूं। एनर्जी डेंसिटी निकालनी, मैंने एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा, मुझे सरफेस एरिया से डिवाइड करना है सिंपली। सो मेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आती है ये 1/2 E इंटू E²। E मेरा परमिटिविटी है, मैं उसको एप्सिलॉन नॉट भी कह सकता हूं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। सो
एप्सिलॉन ही कहना चाहिए था, माय मिस्टेक। सो इट्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर में। वेन डे ग्राफ जनरेटर की वर्किंग बहुत सिंपल होती है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप देखने लग रहे होंगे कैसे मेरा जो है एक फ्रिक्शन बेल्ट होती है जो कि चार्ज को जनरेट करके ऊपर ट्रांसफर करने लग रही है। ये चार्ज जो है मेरा कॉन्टिन्यूसली स्टोर होता रहता है। इससे हम बहुत लार्ज वैल्यू में वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ वोल्ट्स तक की वैल्यू जो है हम उसको जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको किसी दूसरे ग्राउंड स्टेट के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये सारी की सारी एनर्जी को एज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डिसिपेट कर देता है। और इससे प्रोटेक्शन के लिए हम कई बार क्या यूज करते हैं, आपने कभी कोई ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कुछ उनमें देखा होगा कि कुछ स्टील केज के अंदर लोग खड़े हैं, बिजली उनके ऊपर गिरने लग रही है पर उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का जो लास्ट पॉइंट है उसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो वेन डे ग्राफ जनरेटर के अंदर और उन चीजों में हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। सो आपने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख ली। सो गाइस, दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज हमने ये देखा कि कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस किस तरह से काम करते हैं। ये पूरी सीरीज हमारी जो चलने लग रही है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हम सिमिलर सीरीज जो है कॉमर्सशाला पे चला रहे हैं, वहां पर हमारे बहुत अच्छे टीचर संदीप पाठक आपको पढ़ाने लग रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको बताइए कि किस तरह से कॉमर्सशाला के ऊपर ये चलने लग रही है। सिमिलरली इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। अगर आपको कोई चीज जाननी है तो उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।